कैसे हो भाई लोग। आई होप आप सब मज़े में होंगे। आज का ये जो वीडियो है ना दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने पिछले 2-3 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया है चैनल पे, लेकिन मैं यही काम कर रहा था आपके लिए ही। बहुत सारा रिसर्च कर रहा हूँ, जैसे आपको पता होगा। अभी सीपीयूज़ पे बहुत सारे सीपीयू खंगाल रहा हूँ मैं, एएमडी के, इंटेल के, दोनों के, पुराने भी नए भी, और सब कुछ चिपसेट सीपीयू सब कुछ मैं पूरा डिटेल में जाके देख रहा हूँ। और बहुत सारी नई नई बातें जानने को मिल रही है, और इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना के आपको भी ये बताना पड़ेगा। अब ये जो सवाल है ना, ये अक्सर मुझसे पूछा जाता रहा है पहले भी, और अभी भी पूछा जाता है, और शायद कंप्यूटर कम्युनिटी में अक्सर पूछा जाएगा हमेशा के लिए, कि क्या जो पुरानी जनरेशन है मतलब उस पे सिस्टम बिल्ड करना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें बिलीव करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। और अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने ओवरऑल यही कहा है कि आपको सबसे लेटेस्ट जनरेशन के साथ ही जाना चाहिए, वहाँ पे आपको सब कुछ लेटेस्ट मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ मैंने उस वीडियो में ये भी कहा था, अगर वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, लिंक दे दूंगा, देख लेना, कि जब नई जनरेशन आती है ना, तो जो पुरानी जनरेशन है उसके पार्ट्स और सीपीयू, चिपसेट, मदरबोर्ड सब कुछ कहीं ना कहीं मतलब थोड़े सस्ते हो जाते हैं। और इसी के चक्कर में कई बार लोग पुरानी चीज़ों पे, पुराने प्लेटफॉर्म पे सिस्टम बिल्ड करते हैं। तो हम अगर आज मैं यहाँ पे पूरा इंटेल के बारे में बात करने वाला हूँ, इंटेल के जो प्लेटफॉर्म है ना, मतलब 6th जनरेशन, 7th, 8, 9 सब के बारे में, ठीक है। तो 6th जनरेशन और 7th जनरेशन जो कि अभी भी बहुत पुरानी नहीं हुई है। अगर हम AMD साइड बात करें तो AMD की इससे पहले की जनरेशन 5-6 साल पहले आई थी, ठीक है, 2012 में, काफ़ी साल हो चुके हैं। लेकिन इंटेल में 6th जनरेशन आई थी 2015 में, उसके बाद 2017 में आ गई थी 7th जनरेशन, ठीक है, 2 साल के बाद या 1 साल के बाद ही शायद। तो अभी भी उसके CPUs ना इतने पुराने नहीं हुए हैं या इतने आउटडेटेड नहीं हुए हैं। तो ये सवाल मुझसे पूछा जाता है कि सर 6th और 7th जनरेशन पे क्या सिस्टम बनाना चाहिए। और जब तक मैंने ये रिसर्च नहीं किया था ना, मुझे भी ये लगता था कि हाँ, अगर सस्ते में मिल जाता है तो बना लेना चाहिए। लेकिन आज ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ कि आज हम ऐसे पॉइंट पे आ चुके हैं कि जहाँ पे पुराने उस पर सिस्टम बनाना सही बात नहीं है। मतलब CPU में इतने चेंजेस हो चुके हैं, बहुत सारे, मतलब आपको पता ही होगा, इंटेल की हिस्ट्री मैंने आपको बताई है। स्पेशल मैं इंटेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो ज़्यादा कोर वाले CPU थे उनको कहीं ना कहीं कम कोर वाला बना के, कम मतलब छोटा CPU बना के एक कंज्यूमर लेवल मार्केट में डाल दिया गया है। तो जो पहले i7 हुआ करते थे वो अब i5 है, पहले जो i5 थे वो अब i3 है, जो i3 थे अब पेंटियम है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंजेस हुई है, और उसी के चलते मैं कह रहा हूँ कि आज भी बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि स्काई लेक पे और केबी लेक पे सिस्टम बिल्ड करना चाहिए। तो मेरा जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल विथ प्रूफ, जो प्राइसिंग है उसकी, जो परफॉर्मेंस है, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बेंचमार्किंग सब कुछ, ठीक है। और उस मतलब ये पूरा वीडियो देखोगे ना तो डिटेल में आपको यही समझ में आ जाएगा कि आज अगर किसी को भी पूरा वीडियो, अगर आपको नहीं भी देखना है, जिन लोगों के में इतना पेशेंस नहीं, उनके लिए आंसर दे देता हूं कि आज किसी को भी इंटेल साइड पे सिस्टम बिल्ड करना है तो 8th और 9th जनरेशन के साथ ही जाना चाहिए। जो पुरानी जनरेशन है ना, यानी कि 6th और 7th या उससे भी कोई पुरानी, उसके साथ सिस्टम बिल्ड नहीं करना चाहिए। अगर उनके CPUs आपको बिल्कुल, मतलब जो अभी प्राइस चल रहा है, जो 8th और 9th जनरेशन के जो CPUs है ना, उनका जो प्राइस है ना, उसी करंट CPU का, जैसे i7 की बात करें या i5 की बात करें, तो उससे कम प्राइस में, यानी कि काफ़ी कम में, कम मतलब मैं 1-2 हज़ार की भी बात नहीं कर रहा, लेकिन हाफ प्राइस के आसपास अगर वो CPUs मिल जाता है ना पुरानी जनरेशन के, 6th और 7th के, तो और सिर्फ तो ही आपको उसके साथ सिस्टम बिल्ड करना चाहिए। वरना उस पे सिस्टम बिल्ड करने का कोई मीनिंग नहीं है, कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, प्राइस की बात करें हम या परफॉर्मेंस की बात करें, किसी भी तरीके से पुरानी जनरेशन नहीं जीत रही है, और इसलिए मैं मना कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिनको नहीं पता था ना 6th जनरेशन में क्या था, 7th जनरेशन में क्या था, उनको ओवरऑल मैं बता देता हूँ। ये जैसे देख सकते हैं, विकिपीडिया का पेज है, स्काई लेक सबसे पहली बार 14 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर ना CPU में, का डेस्कटॉप CPUs में, मतलब कंप्यूटर में इंटेल ही लेके आई थी अपनी 6th जनरेशन के साथ। अगस्त 2015 में लॉन्च किया था इन लोगों ने, ठीक है, 6th जनरेशन के CPU सारे के सारे। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्या क्या था उसमें। ये 6th जनरेशन के 100 सीरीज़ के सारे चिपसेट हैं। यहाँ पे मैं आपको 4 ही दिखा रहा हूँ, चारों का कंपैरिजन है, लेकिन उसके अलावा भी 2-3 चिपसेट और भी है। टोटल 6 या 7 चिपसेट लॉन्च किए थे उन्होंने, ठीक है। तो Z170, H170, B150, H110, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। उसके बाद ये है 6th जनरेशन के i3, ठीक है। ये चिपसेट थे, तो चिपसेट आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जाके वीडियो देख लीजिए। उस पूरी 6th जनरेशन के सारे चिपसेट हैं। इन्हीं चिपसेट पे बेस्ड कोई भी 6th जनरेशन का आप CPU लगा के पूरा अपना सिस्टम बना सकते हो, चाहे वो पेंटियम हो, सेलरन हो, i3 हो, i5 हो या i7 हो, ठीक है। तो ये उसका i3 है, 6th जनरेशन के सारे i3 है, 6300, 6300T, 6100, 6100T, ठीक है। यहाँ पे कंपेयर किया है। ये जितने भी पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ ना इस पूरे वीडियो में, जितने भी, उन सब की लिंक मैं आपको दे दूंगा, ताकि अगर आपको डिटेल में भी स्टडी करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये i3 है, उसके बाद ये i5 है 6600, 65, 66K, ठीक है, सारे के सारे। ये i7 है 6700। तो ये नेमिंग स्कीम भी आपको समझ में आएगी, तभी ये सारे के सारे मॉडल नंबर
नंबर समझ में आएंगे, वीडियो बना रखा है, जाके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये 6th जनरेशन के पेंटियम सीरीज़ के CPUs हैं, ठीक है। ये 4400 बहुत पॉपुलर हुआ था और अभी भी काफ़ी पॉपुलर है, 45 और 44 दोनों के दोनों, ठीक है। और ये T वाले जो प्रोसेसर है ना, वो कम पावर कंजप्शन वाले प्रोसेसर होते हैं। उसके बाद ये 6th जनरेशन के सेलेरॉन CPUs हैं। अब ये पूरी 6th जनरेशन हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 7th जनरेशन यानी कि केबी लेक। 2016 अगस्त 2016 में लॉन्च किया था उन लोगों ने, और 2017 की बिगनिंग में मैंने भी इस पर एक वीडियो बना के सारे आपको समझाए थे। वो वीडियो भी बता दूंगा, लिंक दे दूंगा, देख लेना। 8th जनरेशन का भी बनाया था, 7th का भी बनाया था, 6 का शायद नहीं बनाया था, लेकिन C170 का वीडियो बनाया था मैंने, मुझे याद है, ठीक है। अब उसके बाद ये उसके सारे के सारे चिपसेट हैं 200 सीरीज़ के, जो 6 के जो चिपसेट थे ना, 100 सीरीज़ के चिपसेट, ठीक है। उसके बाद जो 200 सीरीज़ के चिपसेट हैं वो 7th जनरेशन के, यानी कि Q270, H270, Q250, B250, फिर ये Z270 मेन था, उसके दूसरे छोटे वेरिएंट होते हैं, मैंने ऑलवेज कहा अपने वीडियो में, ठीक है। तो ये सारे के सारे 7th जनरेशन के चिपसेट हैं। उसके बाद 7th जनरेशन के i3, ये 7100, 7300, 7320, 7100 और भी हैं इसमें, 7350 भी था, जो कि मैंने बोला था बहुत ही फ्लॉप हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये i5 है, 7th जनरेशन के सारे i5 है। ये 7th जनरेशन के सारे i7 है। 7th जनरेशन के पेंटियम सीरीज़ के CPUs, ये भी काफ़ी पॉपुलर हुए थे। ये जो 4560 है ना, काफ़ी पॉपुलर था ये भी। वैसे तो सारे के सारे ये जो छोटे CPUs है ना, बजट यूज़र के लिए ये बहुत ही अच्छे CPUs होते हैं और बहुत सारे लोग परचेज करते हैं। उसके बाद सेलेरॉन 7th जनरेशन के, मतलब केबी लेक के सेलेरॉन है। तो ये पूरी 7th जनरेशन है, यानी कि इस पर्टिकुलर चिपसेट, इनमें से कोई भी चिपसेट सिलेक्ट करके आप ये सारे के सारे CPUs उनके साथ कंबाइन करके 7th जनरेशन पे पूरा सिस्टम बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। ये हम बिल्कुल वो थियोरी वाइज बात कर रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि इन CPUs को मैं क्यों मना कर रहा हूँ कि आपको नहीं लेना चाहिए। आज इनका कोई मतलब ही नहीं रह गया है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते थे, और जब तक मैंने ये रिसर्च नहीं किया था ना, तब तक मैं भी थोड़ा सा इसमें बिलीव करता था कि हाँ, पुरानी जनरेशन के पार्ट्स कम प्राइस में मिल जाते हैं तो उस पर बनाना चाहिए, लेकिन कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज, प्राइस वाइज दोनों कैटेगरी में ये पुरानी जनरेशन आज हारती है। और ये मैं इंटेल की ही बात कर रहा हूँ, मतलब जो इंटेल यूज़र है ना, उनके लिए ही है वीडियो। यहाँ पे मैं AMD तो डाल ही नहीं रहा कि AMD के राइजन ऐसा कुछ तो बोल ही नहीं रहा, ठीक है। AMD पे पूरा अलग वीडियो बनाऊंगा, ये इंटेल साइड ही बात कर रहा हूँ। तो ये है 8th जनरेशन की, जो सबसे अभी लेटेस्ट है ना, उसके पेंटियम सीरीज़ के CPUs, ठीक है। तो पेंटियम ये जो है 5400, ये काफ़ी पॉपुलर है 8th जनरेशन में, और 7th जनरेशन में ये जो है ना पेंटियम काफ़ी पॉपुलर है। तो इसकी हम प्राइस देख लेते हैं। ये है 7th जनरेशन का पेंटियम, जो कि है 9500 में। ये देख लेना, अमेज़ॉन के प्राइस में आपको दिखा रहा हूँ। और ये है 8th जनरेशन का पेंटियम 7500 में, ठीक है। अभी की लेटेस्ट प्राइस है। परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो ये देख लो, कॉफ़ी लेक का पेंटियम और ये है केबी लेक का पेंटियम, सबसे बड़े CPUs हैं उनके। ये देख लो 7% फास्ट है। इसकी प्राइस कितनी थी? 9500 रुपये, ये 7500 में, मतलब 2000 कम दे के परफॉर्मेंस 7% ज़्यादा मिल रहा है। तो डेफिनेटली आपको 8th जनरेशन के साथ ही जाना चाहिए, ठीक है, सीधी सी बात है। अब बात करते हैं i3 की। ये तो हमने पेंटियम की बात की, जो लोग मतलब पेंटियम सीरीज़ में CPU बिल्ड करना चाहते हैं ना, पूरा सिस्टम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो पेंटियम जो है वो हैं 2 कोर वाले। पहले जो पेंटियम आते थे वो 2 कोर 2 थ्रेड वाले आते थे। आज के जो 8th जनरेशन के जो पेंटियम है ना, वो 2 कोर 4 थ्रेड वाले आते हैं। मतलब वहाँ पे हाइपर थ्रेडिंग इनेबल कर दिया गया। जैसे मैंने आपको बोला था कि 8th जनरेशन के साथ आने के साथ बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जो हाइपर थ्रेडिंग नहीं था वहाँ पे डाल दिया गया। जहाँ पे 4 कोर वाले CPUs थे उनको 6 कोर वाला कर दिया, जो 2 कोर वाले थे उनको 4 कोर वाला कर दिया। जहाँ पे हाइपर थ्रेडिंग ऑलरेडी नहीं था वहाँ से हटा दिया गया, जहाँ पे था वहाँ से मतलब हटा दिया गया। बहुत सारा यहाँ पर कन्फ्यूज़न, मैं खुद कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ अभी बोलते वक्त भी, ठीक है। तो अब बात करते हैं i3 की। तो मैंने पेंटियम की बात की। अब 6th जनरेशन का i5 है, i3 6100 कितने का है? 11200। चलो अगले की बात करते हैं। 7th जनरेशन का वही सेम i3, ये देख लो 6100 है, ये 7100 है, 10700, ठीक है। तो 11000, 10700, 10.5 में मिल रहा है। अब ये देख लो 8100, 11500। तो क्यों हम लेंगे? ये देख लो 6100 और 7100। तो आपको अगर पता हो 8th जनरेशन के साथ सारे के सारे CPU के कोर काउंट और ये सब चेंज हो चुका है। इससे पहले के जितने भी i3 थे ना, 8th के पहले के, यानी कि 6th और 7th वाले, उनमें 2 कोर थी, हाइपर थ्रेडिंग था वहाँ पे। 4 कोर वर्चुअली 4 कोर वाले CPU की तरह काम करेगा, लेकिन इसमें फिजिकली 4 कोर है। यहाँ पर हाइपर थ्रेडिंग नहीं है 8th जनरेशन के i3 में, लेकिन फिजिकली 4 कोर है। तो वर्चुअली 4 कोर से अच्छा फिजिकली 4 कोर है ना, गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। गेमिंग में 4 कोर वाले CPU ना मोर देन इनफ होता है, ऐसा कहा जाता है। मेजोरिटी गेम में फिजिकली 4 कोर वाला CPU होगा तो गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। और उसके साथ साथ इसमें इस पर्टिकुलर CPU के साथ 8100 के साथ आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो और इमेज एडिटिंग भी कर सकते हो, ठीक है।
तो ओवरऑल यहाँ पे मतलब इसको लेने का ना कोई मतलब बनता नहीं है। ये देख लो, ये कितने का है, 11200 का 2 कोर वाला, ये भी 10700 का 2 कोर वाला, और ये 11500 का 4 कोर वाला। तो सीधी सी बात है, हम उतने पैसों में 4 कोर वाला लेंगे ना, 10,500 में 2 कोर वाला लेने से अच्छा है 11,500 में हम 4 कोर वाला लेते हैं। फिजिकली 4 कोर वाला परफॉर्मेंस इसका फार बेटर है। यहाँ पे परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो 7100 का परफॉर्मेंस, 8100 का परफॉर्मेंस, 24% फास्ट है। ठीक है, ये 2 कोर वाला CPU, 4 कोर वाला CPU, यहाँ पे 24% परफॉर्मेंस ज़्यादा है। और प्राइस की बात करें तो प्राइस उतनी की उतनी है, मतलब 1000 रुपये आगे पीछे होंगे। ये पूरे वीडियो में जितने भी CPU दिखा रहा हूँ मैं, किसी की प्राइस मतलब या तो लेटेस्ट जनरेशन की 1000 रुपये ज़्यादा होगी या 1000 रुपये कम होगी, उतनी ही डिफरेंस होगा। कई बार तो उससे भी ज़्यादा है, लेकिन कम होगा। परफॉर्मेंस लेटेस्ट होगा और जनरेशन भी लेटेस्ट होगा, लेकिन प्राइस कम होगा। ठीक है, तो ये खास ध्यान रखने वाली बात है, और इसलिए वीडियो बना के बिल्कुल डिटेल में आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये देख लो 8100 का और 7100 का, ये दूसरी साइड है, ये है यूज़र बेंचमार्क, और ये दूसरी साइड है CPU मंकी। इस पर भी आप देख सकते हो, ये लोग डॉलर में दिखा रहे हैं। ये 190 का है 7100, ये 115 का है। परफॉर्मेंस इसका देख लो, ये सिनेबेंच का है, सिनेबेंच ये सिंगल कोर मल्टी कोर। सिंगल कोर में परफॉर्मेंस राउंड ही रहता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो केबी लेक मतलब जो स्काई लेक था, केबी लेक था और कॉफ़ी लेक था, एक ही आर्किटेक्चर पे है, तो उनका सिंगल कोर का परफॉर्मेंस राउंड वही रहता है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे कोर बढ़ जाती है ना 8100 में, तो ओवरऑल जो मल्टी कोर परफॉर्मेंस है ना उसका बढ़ जाता है। तो ये देख लो 80% है, ये 100% है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा है। अगर यहाँ पे लास्ट में आपको मैं स्कोर दिखा देता हूँ, आपको आंकड़ों से पता चल जाएगा। ये देख लो गीक बेंच 3 का मल्टी कोर, यहाँ पे कितने हैं 8400, 8500, यहाँ पे है 12100। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस उसका 8100 का बेटर है, तो हमें वही लेना चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, अब आते हैं i5 पे। ये तो हमने i3 की बात की। ठीक है, तो ये i5 की हम बात करते हैं 6400। अब इसकी प्राइस तो ये आउटडेटेड हो चुका है, इसलिए यहाँ पे प्राइस सही से नहीं है। 45,000 में कोई नहीं खरीदेगा, सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी 20,000 के आसपास इसकी प्राइस थी, मैंने देखा था जब चल रहा था ना तब। ठीक है, ये देख लो 7400 18,400 में, और उसके बाद देख लेना 8400 19,400 में। तो ये देखो i5 में अगर आपको पता हो 8 जनरेशन के पहले के जितने भी i5 थे 6 के 7 के, वो 4 कोर वाले मिलते थे और 4 थ्रेड होती थी, वहाँ पे हाइपर थ्रेडिंग डिसेबल्ड होता था। ठीक है, लेकिन 8 जनरेशन में उन्होंने 6 कोर कर दी और हाइपर थ्रेडिंग वहाँ से भी हटा दिया गया। लेकिन यहाँ पे ये लोग क्यों दिखा रहे हैं कि 6 कोर वाला थ्रेड नहीं है भाई 8400 में? कहाँ एक मिनट रुक जाओ, 8400 में नहीं था। हाँ देख लो नहीं है। ठीक है, ये अमेजोन पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना कि 6 कोर 12 थ्रेड यहाँ पे उन्होंने लिख दिया, लेकिन है नहीं, एक्चुअल में हाइपर थ्रेडिंग नहीं है। ठीक है, तो 6 कोर 6 थ्रेड वाला ही है, लेकिन फिर भी फिजिकली ये 4 कोर वाला है, ये 6 कोर वाला है, तो फिजिकली 6 कोर है, ज़्यादा परफॉर्मेंस होगा। प्राइस में डिफरेंस कितना है 18,400 19,400, सिर्फ 1,000 रुपये ज़्यादा दे के आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा मिल रहा है। ये देख लो 7400 का परफॉर्मेंस है, 29% ज़्यादा है 8400 का परफॉर्मेंस, और इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ कि आपको नहीं परचेज़ करना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये बात हो गई 8400 की। अब उसके बाद देखते हैं 6500, मतलब एक और बड़ा i5। ठीक है, ये 6 जनरेशन का 6500, ये 7th जनरेशन का 7500। इसकी प्राइस कितनी थी 30,000। ये भी आउटडेटेड प्राइस है, प्राइस कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन ये कंसिडर कर सकते हैं 19,999 20,000 रुपये। चलो ठीक है, ये 8500 25,000 रुपये मिल रहा है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा इशू है प्राइस का, 8500 की ये प्राइस सही नहीं है। अगर आप मार्केट में जाओगे ना तो आपको ये 22 से 22.5 से मैक्सिमम 23 में मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी ये 7th जनरेशन का i5 है तो 4 ही कोर होगी फिजिकली। ठीक है, लेकिन ये 6 कोर वाला CPU है, तो डेफिनेटली अगर आपको उस कैटेगरी में भी जाना है ना, मतलब 7500 या 6500 की कैटेगरी में, तो 8500 बेटर होगा। और मैं तो कहूँगा 8400 भी इससे बेटर है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें ना 7500 वर्सेस 8400, तो भी 8400 जीतता है, क्योंकि वहाँ पे फिजिकली 6 कोर है। ठीक है, मैं देख चुका हूँ इसलिए। ये देखो, ये दूसरी इंडियन एक MD कंप्यूटर्स करके हैं, उसकी प्राइस दिखा रहा हूँ मैं 23,000 में मिल रहा है। ठीक है, तो ये प्राइस सही नहीं है। अगर आप अपनी लोकल मार्केट में सर्च करोगे ना, अगर आपको 8500 ही चाहिए तो भी आपको 23 में मिल जाएगा। और मैं तो आपको रेकमेंड यही करूँगा कि आप इसको परचेज़ करो। कहाँ गया, ये रहा 8400। ठीक है, ये डेफिनेटली 75 को भी हरा देता है परफॉर्मेंस वाइज, 76 को भी हरा देता है, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ। तो 19,400 में आपको 6 कोर वाला CPU मिल रहा है, तो आपको वही परचेज करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो 8500 के और 7500 का ये कंपैरिजन है यूज़र बेंचमार्क का। 19% फास्ट है 7500 से। ठीक है, तो क्यों खरीदेंगे हम? सीधी सी बात है ना, 20,000 रुपये में मतलब 20% फास्ट 20% स्लो CPU को क्यों खरीदेंगे? 19.5 में आपको 20% ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला मिल रहा है, तो वही खरीदना चाहिए। उसकी बाद बात करते हैं 6600 पे आते हैं, i5 उससे भी बड़ा 6600। ठीक है, ये जो कैटेगरी है ना i5 में भी, i5 74 75 दोनों पॉपुलर है, लेकिन ये जो 6 वाला है ना, मतलब 6600 7600 ये ज़्यादा पॉपुलर है। तो 6600K का देख लो 21,499 21,500, 7600 का 22,500। ठीक है, 22,499।
और ये 8th जनरेशन का 8600 23,100, मतलब ये डिलीवरी चार्जेस हैं 23,500 मैक्सिमम 23,500 में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है ये देख लेना, 7600 8600 11% परफॉर्मेंस बूस्ट है। तो अब हम ये प्राइस को भी अगर कंसिडर करें तो 22,500 में ये मिल रहा है, ठीक है। कौन पटाखे फोड़ रहा है भाई, 1 मिनट रुक जाओ। ओके, तो मैं कह रहा था i5 7600 22,500 में मिल रहा है, और ये है 8600 जो कि 23 में 23.5 में मिल रहा है। तो डेफिनेटली वही लेंगे ना। 76 में फिजिकली 4 ही कोर है, वही कहानी है, ठीक है। ये 6 कोर वाला CPU है और उसका परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छा है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको इसके दूसरे परफॉर्मेंस मिले ना, मतलब रिसर्च कर लेना आप अपनी तरफ से भी, तो डेफिनेटली 7600, मतलब यहाँ पे कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। 7600 से 86 का परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा ही नहीं। 4 कोर वाला है, 6 कोर वाला है, सीधी सी बात है, ठीक है। 4 कोर 4 थ्रेड 3.8 GHz, 6 कोर 6 थ्रेड 3.6 GHz, ये इसकी डिफ़ॉल्ट क्लॉक है। अब उसके बाद बात करते हैं i7 पे आते हैं। ये तो पूरी i5 की कहानी खत्म हुई। i5 में कितने थे, 84 85 और 86 3 CPUs थे। i3 में कम थे वैसे, है ना। अब ये i7 पे आते हैं। i7 6700 के 33,000 33,500 के आसपास है, 7700 33,000, और ये देख लो 8743। अब इसको जब मैंने देखा ना, मतलब मैं पेंटियम को देखा, i3 को देखा और i5 को भी देखा ना, सारे के सारे i5, तब तक भी मुझे लग रहा था कि 7th जनरेशन के साथ, मतलब वो पुरानी जनरेशन के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसको जब देखा ना मैंने, 7700 33,500 में मिल रहा है और ये 43 में मिल रहा है, ठीक है। तो 10,000 का फ़र्क है। तो अब 1 सेकंड के लिए मेरे को लगा था कि 7700 के साथ जाना यहाँ पे सही होगा। अब मैं कह रहा था कि जब मैंने इसको देखा ना, मतलब तो 1 सेकंड के लिए मेरे को लगा था, सिर्फ प्राइस को देखे, यहाँ पे ये देख लो 43 में है, ये 33 में है, तो प्राइस को देख के मेरे को लगा 10,000 का डिफरेंस है, तो इसके साथ जाना चाहिए। लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस वाइज अगर हम बात करें ना, तो इसमें फिजिकली 4 ही कोर है, इसमें 6 कोर वाला CPU है। तो मान लो कि हमें 6 कोर वाला, मतलब ये ज़्यादा प्राइस 10,000 रुपये ज़्यादा नहीं देने, तो उससे ही बेटर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है ना। मतलब इसका पिछला वर्जन 8600 के कितने मिल रहा था, देख लो 23,000 में। अगर मैं इसका परफॉर्मेंस दिखाऊं कंपेयर टू 7700 8600, कितना परफॉर्मेंस 21% ज़्यादा है। चलो ये तो 77 है, हम 77 के देखते हैं। यहाँ पे देख लो परफॉर्मेंस फिर भी 86 का 6% ज़्यादा है। परफॉर्मेंस वाइज ये जीतता है। इसकी प्राइस कितनी थी, 33.5, ये कितने 23-24 में मिल रहा है। तो 10,000 कम दे के ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला ही CPU लेंगे ना, सीधी सी बात है, क्यों खरीदेंगे। अब ये आगे देख लो 7700 का और 9600, 8600 से भी बेटर CPU है, जो कि 25 परफॉर्मेंस बूस्ट है। और ये जो है 8600 और 9600 का कंपैरिजन है, 3% परफॉर्मेंस ज़्यादा है। तो इन दी एंड ओवरऑल मेरी रिसर्च में ये जो CPU है ना, वो बहुत अच्छा निकल के आया है 8600, और बहुत ही रेप्यूटेड है। अगर आपको इस 8700 नहीं लेना है ना, तो 8600 सबसे बढ़िया है, और 87 भी बहुत काफ़ी अच्छा है। लेकिन प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज इंटेल साइड में ही 8th जनरेशन में ये CPU सबसे अच्छा मुझे लगा है, ठीक है। ये मैं अपनी रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूँ। हो सकता है शायद आप लोगों को 8700 भी इससे बेटर लगे, लेकिन प्राइस भी वहाँ पे ज़्यादा है, तो ये भी कंसिडर करना चाहिए। 23,000 में 43,000 में कितना डिफरेंस है इन दोनों की प्राइस में। ये कितने का है 43 में, 8700 है 43 में, और ये कितने का था 8600 23,000 में, 20,000 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी रिसर्च में ये जो 8600 है ना, वो काफ़ी अच्छा निकल के आया है। और इनके परफॉर्मेंस में अगर आप देखो ना, 87 यहाँ पे देख लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। 8700 के का परफॉर्मेंस कितना है, सिर्फ 6% डिफरेंस है 8600 और 8700। मतलब क्या है यार, 10 कितने रुपए ज़्यादा हैं, 20,000 रुपये। सही में इनका प्राइस में इतना ज़्यादा डिफरेंस है क्या। 1 मिनट रुक जाओ, ये कब तो पता करना ही पड़ेगा। i7 8700 के इंडिया, इसकी प्राइस देखते हैं हम, बिल्कुल रिलेवेंट होती है, ठीक है। इंडिया ये रहा, ठीक है। ये कितने का है 8600 के 21,600। ये कितने का है, खुल जा भाई, 37,000 रुपये। देख लो, मतलब अमेज़ोन की प्राइस को अगर हम कंसिडर ना करें ना, ये जो साइट है MD कंप्यूटर्स, ये भी रेप्यूटेड साइट है, इसकी प्राइस भी जेन्युइन होती है। 37,900 मतलब 38,000 रुपये, और ये 21,000 रुपये। तो हम डेफिनेटली यार 21,000 वाला ही लेंगे ना। और इसलिए मैंने कहा कि मेरी रिसर्च में ये CPU है ना, 8th जनरेशन का और ओवरऑल इंटेल की हिस्ट्री का आज तक का सबसे बढ़िया CPU है प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज। अब इसको अगर हम AMD साइड कंपेयर करें तो कहानी कुछ और हो सकती है, लेकिन यहाँ पे पूरा मैं इंटेल प्लेटफॉर्म की ही बात कर रहा हूँ, और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया और
आपको समझाया कि आज किसी को भी, किसी के मन में भी अभी थोड़ा सा भी है ना, आज तक मुझे भी ऐसा लग रहा था 1% भी अगर किसी के मन में है तो उसे निकाल दो कि पुरानी जनरेशन के साथ नहीं जाना है। आज अगर किसी को भी सिस्टम बिल्ड करना है, चाहे आप पेंटियम के साथ करो, सेलरॉन के साथ करो, i3 के साथ, i5 के साथ, i7 के साथ, लेकिन सबसे लेटेस्ट जनरेशन के साथ ही जाओ। और ये हमेशा के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। फ्यूचर में भी जो अगली जनरेशन आए तो उसके साथ जाना। ओवरऑल जो मेरी रिसर्च में सबसे बढ़िया CPU निकल के आया है ना इंटेल साइड पे, पूरे मतलब आज तक की जितनी जनरेशन को कंसिडर करना है कर सकते हो प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज, ठीक है। और सारे के सारे CPU को कंपेयर करने में ये है 8600 के i5, ठीक है। मतलब बड़ा CPU है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छा है, रेंडरिंग परफॉर्मेंस भी अच्छा है, बहुत सारी चीज़ों में मैंने देखा इसका परफॉर्मेंस प्लस प्राइस। तो सब कुछ कंसिडर करते हुए मैं आपको ये रेकमेंड करना चाहूँगा 8600 के, अगर किसी को बड़ा CPU परचेस करना है। वैसे इसके जो छोटे वर्जन हैं यानी कि 8100 ये सब तो है ही, पेंटियम भी है, सेलरॉन भी आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये CPU मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इतनी जितनी भी रिसर्च की ना मैंने इंटेल के रिगार्डिंग, इंटेल के CPU को खंगाला है मैंने अच्छे से पिछले कुछ दिनों में, सबसे बढ़िया CPU मेरे को ये लगा है। और इस नतीजे पे भी मैं पहुंचा हूं, मतलब 1% मेरे दिल में भी ये था कि पुरानी जनरेशन के साथ जाना चाहिए, लेकिन अब तो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है वो चांसेस, ठीक है। तो आप सबको बताना चाहता हूँ, पूरा वीडियो आपने देखा, आपको भी समझ में आ गया होगा। आप खुद भी चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं और आपको ओवरऑल यही मिलेगा आपकी रिसर्च में भी कि लेटेस्ट जनरेशन के साथ ही जाना चाहिए, लेटेस्ट जनरेशन के चिपसेट और CPU के साथ ही पूरा प्लेटफॉर्म, पूरा सिस्टम बिल्ड करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में भी मतलब फ्यूचर प्रूफिंग भी हो जाए, प्लस परफॉर्मेंस वाइज, प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज भी जो लेटेस्ट जनरेशन है ना वो ही आगे है। पहले की कहानी कुछ और थी, जब मैंने वो वीडियो बनाया था आपको ऐसा बोला था, तब की कहानी कुछ और थी, लेकिन मैं आज के सिनारियो की बात कर रहा हूँ और इंटेल यूज़र हैं उनके लिए ही स्पेशल मैंने वीडियो बनाया है। तो इंटेल यूज़र जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि सर 6th जनरेशन के साथ चला जाऊँ या 7th के साथ चला जाऊँ, तो नहीं भाई, कोई ज़रूरत नहीं है आज 6th और 7th के किसी भी CPU को हाथ लगाने की, चाहे वो सेलरॉन हो, चाहे पेंटियम हो, i3 हो, i5 हो, i7 हो, किसी को भी हाथ मत लगाओ। अगर आपको पेंटियम और सेलरॉन में भी सिस्टम बिल्ड करना है ना, तो भी कॉफ़ी लेक के CPUs के साथ जाओ तो आपको सिस्टम अच्छा बनेगा, ठीक है। और अगर आप AMD साइड जाना चाहते हो तो आपके पास राइजन की पूरी पड़ी हुई है, ठीक है, APU CPU सब कुछ है, बता चुका हूँ मैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम आया होगा, मेरे रिसर्च आपको पसंद आया होगा। इन जितने भी पेज है ना उनकी लिंक, जितने भी वीडियो का मैंने मेंशन किया उन सब की लिंक पूरा डिस्क्रिप्शन में भरा पड़ा मिलेगा आपको। आप चाहें तो पूरा डिटेल में आप भी रिसर्च कर सकते हैं और सब कुछ पढ़ना है तो भी पढ़ सकते हैं। तो आई होप पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।